प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं एसपी झा आपका सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा कि पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के धातु अधातु चैप्टर्स का पेज नंबर का प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी के और अभ्यास के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़े थे। आज हम लोग अभ्यास से में आगे का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले सीधा टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी के जो अभ्यास के शेष प्रश्न है उसका अपने तरह से हम सम्यक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक उसे पहुंचाइए। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग अभ्यास का ही चैप्टर क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी अभ्यास में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 कारण बताइए से आगे बढ़ना है हमको। तो कारण बताइए में पहला प्रश्न है कि प्लैटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। ये तीन तत्वों का इस्तेमाल आभूषण बनाने में बहुत ज्यादा करते हैं। क्या? सोना चांदी तो ज्यादा पॉपुलर है, और तीसरा है प्लैटिनम। सोना चांदी और प्लैटिनम, इसका आभूषण क्यों बनाते हैं? एक तो सबसे पहले कि इसमें विशिष्ट चमक होती है, इन तीनों में खास प्रकार की चमक होती है। और आप जानते हैं कि सोना और प्लैटिनम संक्षारित भी नहीं होता है, उसमें कोई रंग उसका खराब नहीं होता है। फिर ये तन्य है, बहुत अच्छा तन्य है, जितना चाहे उतना बारीक पतला तार उसका खींच सकते हैं, तो डिजाइनिंग करना आसान होता है। आघातवर्ध भी है। तो यही सब गुण है जिसके कारण इसका हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। ध्यान से देखिए, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी के निम्नलिखित गुण धर्मों के कारण इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। पहला गुण तन्यता कि इसका बहुत पतला बारीक बारीक तार हम खींच सकते हैं। दूसरा आघातवर्धता, पतला से पतला चदरा बना सकते हैं। जंग के प्रति सुरक्षा है, जो मैंने पहले बताया था कि इसमें जंग नहीं लगता है ना। और एक खास चमक होती है, विशिष्ट चमक होती है। तो यही चार मुख्य गुण है जिसके कारण हम सोना, चांदी और प्लैटिनम को आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। क्यों? विशिष्ट चमक होती है, जंग के प्रति सुरक्षा है, जंग नहीं लगता है इनमें। उसके बाद ये बहुत तन्य है, अधिक तन्य है और अधिक आघातवर्धी है, यानी पतला से पतला तार बना सकते हैं, डिजाइन करना आसान होगा। पतला से पतला चदरा बना सकते हैं, जिससे कि मतलब कम वेट में भी हम इसका मतलब कोई आभूषण बना सकते हैं। ये खास गुण है इसका, इसलिए इन तीनों का प्रयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम Na, पोटेशियम K, लिथियम Li। अब जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेशन कौन सा, आवर्त सारणी वाला चैप्टर, तो वहां आप पढ़ेंगे ये तीनों एक ही ग्रुप में है। कई सारे मतलब जैसे न्यूलैंड्स के अष्टक में भी मिल जाएगा आपको, मेंडलीव के आवर्त सारणी में मिल जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में मिल जाएगा, और जो डोबेराइनर का त्रिक है वहां भी ये तीनों तत्व मिलेगा एक ही ग्रुप में, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो ये तीनों एक ही ग्रुप के तत्व हैं और बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसलिए इन तीनों को ना सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं ना, मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। अगर हम केरोसिन तेल में नहीं रखें, खुला हवा में रखेंगे, आपने किसके लिए पढ़ा है? पहले सोडियम के लिए पढ़ा है। जो सोडियम के लिए है वही पोटेशियम और लिथियम के लिए है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जब खुली हवा में रहेगा तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा अपने ऊपर, है ना। उसके बाद अगर जल के साथ, जल में मतलब मॉइस्चर मिल जाए इसको, तो ये अपना अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना। और सोडियम के लिए तो आपने पढ़ा है कि अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो इसमें आग भी पकड़ लेता है। तो इसी वजह से इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में, उसी को कहते हैं केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तीनों बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं हैं। वातावरण में पाई जाने वाली O2 मतलब ऑक्सीजन
के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये अपने अपने ऑक्साइड बनाते हैं। ये अपने अपने क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। यानी सोडियम सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है, और लिथियम लिथियम ऑक्साइड बना लेता है। जल H2O से संपर्क में आने पर जल जाते हैं, हाँ, और अपना अपना क्या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। हाँ, जब ये जल के संपर्क में आता है तो ये जल जाता है, या क्या ये अपना अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए तेल में डुबाकर रखा जाता है। किसको किसको? सोडियम पोटेशियम और लिथियम को। तो ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए करते हैं। अब जानते हैं कि एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव तत्व है, फिर खाना बनाने वाला बर्तन एल्यूमिनियम से क्यों बनाते हैं? आप घर में देखे होंगे अपना कि जो हमारा कढ़ाई होता है वो भी एल्यूमिनियम का होता है, जो हम हांडी वगैरह होता है वो भी किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो जब ये रिएक्टिव है तो भोजन के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम इतना अभिक्रियाशील है, जैसे ये बर्तन बनता है तो ये बर्तन जैसे ही हवा में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब डायरेक्ट एल्यूमिनियम से भोजन या खाद्य पदार्थ टच होगा तब ना रिएक्शन करेगा। अब किससे टच हो रहा है उसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक मोटा परत बन गया। किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। हाँ, समझिएगा। एल्यूमिनियम एक शक्तिशाली सस्ता धातु है। यह ताप का सुचालक होता है। देखिए, जो हम बर्तन बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी धातु, उसका पुराना टाइम देखेंगे तो अब लोहे का बर्तन होता था, फिर एल्यूमिनियम पर लोग क्यों आए? सिर्फ खूबसूरती मायने नहीं है, क्योंकि आप एक तरह से आप ये भी कहेंगे कि लोहे के बर्तन में बना हुआ सब्जी थोड़ा सा उसका रंग कालापन टाइप का लगता है। हाँ, लोहे की अगर मान लीजिए लोहे की कढ़ाई में कोई चीज सब्जी बनाए और वही हम एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाए तो उसका रंग ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये बात सही है, लेकिन अगर आप फायदे की दृष्टि से देखेंगे तो लोहे के बर्तन का बना हुआ खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम से देखने में तो सुंदर लगता ही है। तो एल्यूमिनियम को क्यों चुना गया लोहे की जगह पर? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोहा से ज्यादा अच्छा चालक है ताप का। कौन? एल्यूमिनियम। मतलब लोहा, अभी जैसे हम लोग एलपीजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमारा कढ़ाई या बर्तन लोहे का होगा तो उसको गर्म करने में, हीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि उतना ही ताप पर एल्यूमिनियम जल्दी से गर्म हो जाएगा। ताप का बहुत अच्छा चालक है। वही चीज कहा कि यह ताप का सुचालक है, परंतु अत्यधिक अभिक्रियाशील भी है। ताप का अच्छा चालक तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यह आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर, जैसे ही नमी वाले वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। किसका परत चढ़ जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब एल्यूमिनियम का बर्तन के ऊपर वाला लेयर क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर हो गया, परत हो गया। तो अब भोजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के परत से टच हो रहा है, एल्यूमिनियम से तो नहीं हो रहा है। यह परत आर्द्र वायु को अभिक्रियाशील धातु के संपर्क में नहीं आने देती है। हाँ, यह परत जो है आर्द्र वायु को अभिक्रियाशील धातु के संपर्क में नहीं आने देती है। धातु को जंग लगने से क्या करती है? बचाती है। एल्यूमिनियम में आप देखेंगे जंग नहीं लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत ऑलरेडी चढ़ गया है उस पर, तो अब वो संचारित नहीं होगा। इन सभी कारणों से एल्यूमिनियम का प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। मतलब मूल आप इसको ऐसे समझे कि एल्यूमिनियम एक तो तुलनात्मक सस्ता धातु है और ताप का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए हम इसका बर्तन बनाते हैं। एल्यूमिनियम जबकि अभिक्रियाशील है तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसा इसलिए है कि एल्यूमिनियम भोजन के साथ रिएक्शन उतना नहीं करता है। कारण ये है कि एल्यूमिनियम जैसे ही नमी युक्त वायु के संपर्क में आता है तो अपने ऊपर, बर्तन के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिस कारण भोज्य पदार्थ का संपर्क एल्यूमिनियम से डायरेक्ट नहीं हो पाता है। किससे होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से होता है। भोजन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करता है बर्तन के साथ, इसलिए हम एल्यूमिनियम का बर्तन बनाते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अब समझिएगा, हमने आपको बताया था कि प्रकृति में जितना भी अयस्क मिलता है या खनिज मिलता है
उनमें से अधिकांश 3 फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं, 3 रूप में ज्यादा मिलते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। क्या क्या? ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। जैसे लोहे का ही लीजिए, तो लोहे का अयस्क यदि आपको जमीन के अंदर से मिलता है खनन करके, वो 3 रूप में ज्यादा मिलता है, लौह ऑक्साइड, लौह सल्फाइड, लौह कार्बोनेट। तो लौह ऑक्साइड से लोहा प्राप्त करना तुलनात्मक आसान है, सल्फाइड और कार्बोनेट से थोड़ा प्रक्रिया बढ़ जाता है। क्यों? पहले सल्फाइड या ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले चेंज किया जाता है किसमें? ऑक्साइड में, और फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करके किसी अपचायक के मदद से उसका ऑक्सीजन को क्या करते हैं? हम हटा देते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। समझ पाए ना? तो ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान है, सरल है, सल्फाइड कार्बोनेट से आसान नहीं है। इसलिए सल्फाइड और कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? पहले ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर उससे शुद्ध धातु अपचायक की मदद से प्राप्त कर लेते हैं। सुनिए, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फाइड को धातु में बदलना कठिन है। किसकी तुलना में? धातु ऑक्साइड की तुलना में। इसलिए इन्हें पहले धातु ऑक्साइड में बदलना आवश्यक होता है। मतलब कहें कि बिना कार्बोनेट को बिना ऑक्साइड में बदले, सल्फाइड को बिना ऑक्साइड में बदले शुद्ध धातु प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए कार्बोनेट हो चाहे सल्फाइड हो, उसको पहले कन्वर्ट किस में करते हैं? ऑक्साइड में बदलते हैं। ठीक है ना? तब उन्हें किसी अपचायक की सहायता से, अपचायक किसे कहते हैं? जो उस तत्व का ऑक्सीजन को क्या कर ले? ग्रहण कर ले। हाँ, वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसे अपचायक कहते हैं। उपचायक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं या ऑक्सीकारक कहते हैं, है ना? तो धातु कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर धातु का डाइऑक्साइड, सॉरी, धातु ऑक्साइड को वायु की अनुपस्थिति में गर्म, जब वायु की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर दिया जाता है। तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित कर देता है। जैसे देखिए, जिंक कार्बोनेट है, इसको जब गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देगा, अब बचेगा क्या? जिंक ऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे? अपचायक के मदद से ऑक्सीजन हटाएंगे। देखिए आप, गर्म करने पर उसे धातु ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है। इससे गंधक और आर्सेनिक जैसी जो अशुद्धियां होती है इसके अंदर, मतलब जैसे जिंक कार्बोनेट में जो, मतलब पहले इसको गर्म किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गया, बचा जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड में भी थोड़ा बहुत अशुद्धि है, किस रूप में? गंधक यानी सल्फर के रूप में मिला हुआ है या आर्सेनिक के रूप में मिला हुआ है, उसको हम अपचायक की मदद से दूर करते हैं। कैसे? देखिए, जिंक सल्फाइड है आपका, ये तो कार्बोनेट की बात हुई। अब सल्फाइड का देखिए, जिंक कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में बदले, ऑक्साइड को फिर अपचायक के मदद से क्या करेंगे? शुद्ध जिंक प्राप्त कर लेंगे। अब यहां से देखिए कि जब जिंक सल्फाइड हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं। जिंक सल्फाइड को क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, इससे सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो ये उड़ जाएगा, हाँ, और फिर उसमें अधिक के ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ये जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बन के गायब हो जाएगा। और जो इसमें अशुद्धि आर्सेनिक वगैरह है, आर्सेनिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनेगा? आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाएगा, हाँ, और शुद्ध जिंक आपको क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा जिंक ऑक्साइड से। मतलब चाहे कार्बोनेट हो तो भी उसको जिंक ऑक्साइड में बदले, अभी सल्फाइड था तो भी उसको किस में बदले? जिंक ऑक्साइड में बदले, क्योंकि डायरेक्ट कार्बोनेट से या ये कहिए कि सल्फाइड से शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन है। इसलिए पहले उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? अपचायक की मदद से उसको शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? देखिए, नींबू हो, इमली का रस हो, ये सब अम्लीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ। तो इसमें अम्लीय पदार्थ है तो एसिड है कहने का मतलब। और जो आपका तांबा का बर्तन है ना, वो जब आप देखिएगा कि कुछ दिन उसका यूज करते हैं तो उसके ऊपर एक हरा रंग का परत चढ़ जाता है। क्या? कार्बोनेट का।
और जब हम उसको नींबू से रगड़ते हैं तो नींबू के अंदर जो एसिड है, अम्ल है, या इमली के अंदर, इमली के रस में जो एसिड है, वो एसिड उस धातु के ऊपर जो परत बना हुआ है, चाहे वो धातु ऑक्साइड हो या कार्बोनेट हो, उसके साथ रिएक्शन करता है और उस परत को वो क्या करता है, हटा देता है। उसके साथ रिएक्शन करता है और उस परत को क्या करता है, हटा देता है। हाँ, खट्टे पदार्थों में नींबू या इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह साइट्रिक अम्ल कॉपर के बदरंगे बर्तन, कॉपर का जो बदरंगा बर्तन है में पाए जाने वाला कॉपर कार्बोनेट, मैंने बताया ना आपको कि ऊपर में जो परत होता है उसका या तो ऑक्साइड का हो जाता है, कॉपर छोड़ दे तो अन्य में, अब कॉपर में क्या हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा हरा दिखने लगता है, ग्रीन दिखने लगता है, कहीं कहीं काला भी दिखता है ना। तो कॉपर कार्बोनेट होता है वो, और वो को घुलनशील बना देता है। वो नींबू का रस क्या करता है उसको, वो जो मतलब उसमें जो साइट्रिक अम्ल है वो कॉपर कार्बोनेट को घुलनशील बना देता है, कार्बोनेट को हटा देता है, कॉपर को उसकी शुद्ध चमक प्रदान कर देता है। मतलब जैसे ही आप नींबू रगड़ते हैं कॉपर के ऊपर, तो नींबू के अंदर जो साइट्रिक अम्ल है वो कॉपर के ऊपर जो परत है, कौन सा, कॉपर कार्बोनेट, उसके साथ अभिक्रिया करता है और उस कॉपर कार्बोनेट को गला देता है, हटा देता है, तो कॉपर को उसकी शुद्ध चमक वापस मिल जाती है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। किसके आधार पर कर है, रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। देखिए, भौतिक गुण धर्म के आधार पर तो हम लोग बहुत सारा अंतर पहले भी किए, क्लास 8 में किया होगा आपने, कि धातु में विशिष्ट चमक होती है, अधातुओं में विशिष्ट चमक नहीं होती है, धातु अघातवर्ध्य होता है, अधातु अघातवर्ध्य नहीं होता है, धातु तन्य होता है, अधातु तन्य नहीं होता है। हाँ, धातु को पीटने पर टन की आवाज होती है, अधातु को पीटने पर टन की आवाज नहीं होती है। धातु उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, अधातु उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। ये सब भौतिक गुण हुआ। ये सब कैसा गुण है, भौतिक। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, धातु का रासायनिक गुण क्या, धातु धातु में रासायनिक गुणों के आधार पर क्या अंतर है, यानी किससे रिएक्शन करता है और किससे रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक गुणों के आधार पर हम अंतर पढ़ रहे हैं। क्या है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है धातु और अधातु में, ध्यान दीजिए, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु। पहला अंतर देखिए, धातुएं प्रकृति से धनात्मक होती है। आप जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन खोने का गुण रखता है। हाँ, तो प्रकृति क्या हो गया इसका, धनात्मक हो गया। इसके परमाणुओं में धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है बेटा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातुओं में, तो इसको खोना आसान है। वहीं जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना आसान है, उसके लिए त्यागना आसान नहीं। मान लीजिए किसी के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए कि 7 में एक लेके वो अपना अष्टक बना ले, वो आसान, कि 7 त्यागे, वो आसान। तो ग्रहण करना आसान है, इसलिए अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो अधातु में क्या होता है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, और धातुओं में धनायन, बाह्यतम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होता है, उसको वो खो देता है ना। ऐसी इसी का अपोजिट है, अधातुएं प्रकृति से ऋणात्मक होती है। यहाँ का क्या कहा था, धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है। इसके परमाणुओं में ऋणात्मक आयन बनाने का गुण होता है, और धातु वाला में क्या था, धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, गुण होती है। पहला अंतर ये हुआ। दूसरा देखिए, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, अम्लीय होता है। ये भी अंतर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। अब ये देखना है कि आपने एक कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल और पढ़ा है कि अधातुओं का कुछ ऑक्साइड ऐसा है जो उदासीन होता है। हाँ, याद है कौन कौन सा अधातु का ऑक्साइड उदासीन होता है। यहाँ नहीं डालेंगे, हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ आपको कहना है कि अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, मैक्सिमम टाइम अम्लीय ही होता है। तो अधातुओं का, कुछ अधातुओं का ऑक्साइड जो है उदासीन होता है, जैसे जल का H2O उदासीन होता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है, NO2 उदासीन होता है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, ये तो आप कुछ ऊपर भी पढ़े थे
कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है इसलिए धनायन बनाता है, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। ठीक है ना। अच्छा, अधातु के लिए तो पढ़े कि कुछ कुछ अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, कुछ अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और मतलब मैक्सिमम तो अम्लीय ही होते हैं, कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं। लेकिन धातुओं का मैक्सिमम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। कोई कोई जो आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसा भी है जिसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, हाँ, जो क्या होता है, कभी अम्लीय होता है कभी क्षारीय होता है। हाँ, तो तीसरा क्या बताया, धातु में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। जो इलेक्ट्रॉन खोएगा वो प्लस चार्ज से होगा, उस पर प्लस चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज होगा, है ना। लेने वाला कर्जदार, देने वाला धनी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन के जाता है, एक आदमी है वो हर घर में क्या करता है, सुनार बन के जाता है। उनके पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों को में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रह जाता है। कहता है कि आप अपना बर्तन जेवर दीजिए सोने का, हम उसको एकदम पहले जैसा चमचमा देंगे, एकदम क्या करेंगे उसमें ब्राइटनेस ला देंगे। हाँ, तो ऐसा ही वो ढोंग रचाता है कि हम आपके सोने में पुराना पहले जैसा चमक पैदा कर देंगे। कोई संदेह न किए बिना, कोई महिला है जिसने संदेह नहीं किया, बिना संदेह के एक महिला ने अपने सोने का कंगन उसे दे दिया, क्या करने, साफ करने, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। एक खास विलयन है, लिक्विड उसके पास, उस लिक्विड में उसको क्या किया, डाल दिया। ठीक, कंगन नए की तरह चमकने लगता है। थोड़ी देर बाद जब निकाला तो कंगन वास्तव में चमकने लगा। हाँ, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। अब जब उसने, महिला ने वो कंगन हाथ में लिया तो उसको पता लगा कि पहले ये थोड़ा ज्यादा भारी था, अब हल्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वेट लॉस वहां पर हुआ है, वेट कम हो गया है। तो वेट कम होने का क्या कारण है? क्योंकि वही चीज पूछा जा रहा है आपसे, हम डिटेल करेंगे। तो वास्तव में वो जो लिक्विड है ना बेटा, वो एक्वा रेजिया है। वो क्या है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में एक गुण होता है कि सोने को वो गला देता है। हाँ, तो सोना जब उसमें गया, ऊपरी परत उसका गलना शुरू हो गया। तो जब ऊपरी परत गलेगा तो चमक तो आ ही जाएगा, लेकिन उसका वेट भी तो कम हो जाएगा ना। तो देखिए, अब वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क करने के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। जब वो महिला दुखी हो जाती है और कहती है ना, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं, हाँ, मेरा सोने का कंगन का वेट कम हो गया, हम नहीं मानेंगे, आपने कुछ फ्रॉड किया है। बहुत जब महिला रिजिट होती है तो वो मानता है, वो चीज को गच लेता है वो। हाँ, तो कह रहा है कि एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आखिर वो विलियन क्या है, कैसा है, क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? ध्यान से देखो, क्या था कि सुनार द्वारा प्रयोग किया गया विलियन एक्वा रेजिया है। एक्वा रेजिया है, हाँ, एक्वा कव संयुक्त होगा बेटा, क संयुक्त होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक्वा रेजिया, ठीक कर लेना आप, यहाँ पर क संयुक्त आपको लग रहा होगा, लेकिन ये है क व संयुक्त, आधा क पूरा व। एक्वा रेजिया है, और एक्वा रेजिया विलियन में सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का रेशियो क्या होता है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र कह रहा है, तनु नहीं, मतलब सांद्र क्या होता है? हाई पावर एसिड। अगर हाथ पर एक बूंद गिर जाए तो वो छेद कर दे, घाव बना दे, फर्श पे गिरे तो गड्ढा कर दे उसमें, इतना पावरफुल होता है। तो बहुत सेफ्टी से उसका प्रयोग करते होंगे जो भी कर रहे हैं, कि सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। हाँ हाँ, तो HCl और HNO3, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अनुपात HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका रेशियो होता है 3:1। क्या रेशियो होता है? 3:1। मतलब अगर ये समझिए कि 3 ml अगर HCl है तो 1 ml क्या है? नाइट्रिक एसिड है। 3 ml अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 1 ml कितना है? क्या है? नाइट्रिक एसिड है। हाँ, इस रेशियो में इसको मिला के तैयार करते हैं 3:1 में।
यानी अगर ये समझो कि 3 ढक्कन 5-5 ml का अगर क्या डाला जाएगा, सांद्र HCl डाला जाएगा, तो 1 ढक्कन क्या डाला जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। ये अनुपात समझा रहे हैं आपको। तो 3:1, मतलब 3 हिस्सा अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो 1 हिस्सा क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ये इसी का जब ताजा विलयन बनता है ना, अनुपात में होता है। और सोना एक्वारेजिया में घुलनशील है। सोना क्या है, एक्वारेजिया में घुलनशील है, और किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन एक्वारेजिया में क्या होता है, घुलनशील है। इसलिए महिला के कंगन का भार क्या हो गया, कम हो गया। कम होने का कारण क्या था, एक्वारेजिया सोने को गला दिया, है ना, इसलिए उसका वेट कम हो गया, है ना। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात और लोहे के मिश्र धातु का नहीं होता है, इसका क्या कारण है। अब समझिए, जहां पर गर्म पानी का टैंक बनाते हैं, जैसे कि बॉयलर वगैरह बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि रेलवे इंजन का बॉयलर बनता होगा, पहले जो भाप इंजन था, तो बॉयलर में क्या करते थे, पानी रहता था, उसको गर्म करते थे कोयला से। तो वो लोहे का ना बना के किसका बनाते थे, टैंक तांबे का बनाते हैं। जहां भी बॉयलर इस्तेमाल करते हैं वहां क्या करते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है, हाँ, परंतु इस्पात यानी लोहे के मिश्र धातु का नहीं। क्या कारण है, हो सकता है। एक तो पहली सी बात, सीधी सी बात है कि अगर लोहे के मिश्र धातु का इस्तेमाल करेंगे या लोहे का इस्तेमाल करेंगे, उसमें जंग जल्दी लगेगा, खराब जल्दी हो जाएगा। और वहीं जो कॉपर है, तांबा, वो जल्दी खराब नहीं होगा, संचारित नहीं होगा। दूसरा बड़ा कारण है कि कॉपर जो है ना, वो मतलब ज्यादा अच्छा ताप का सुचालक है। ताप का लोहे की तुलना में या इस्पात की तुलना में ज्यादा अच्छा सुचालक है। यानी कम एनर्जी वेस्ट करके हम ज्यादा तापमान प्राप्त कर सकते हैं, किसमें, कॉपर के टैंक से। यानी कॉपर के टैंक में यदि पानी को गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और वही लोहे का या इस्पात के टैंक रहेगा तो उसको गर्म होने में तुलनात्मक अधिक टाइम लगेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, कॉपर स्टील की अपेक्षा, स्टील मतलब वही हुआ लोहे का जो मिश्र धातु इस्पात है, इस्पात को ही स्टील कहा जा रहा है। कॉपर जो है इस्पात की अपेक्षा या स्टील की अपेक्षा अधिक सुगम ताप का सुचालक है। क्या कर रहा है, जल्दी से ताप उस मतलब वो टेम्परेचर को ग्रहण कर लेता है, यानी ताप का अच्छा चालक है। कौन, कॉपर। किसकी तुलना में, इस्पात की तुलना में, है ना। यह इस्पात की अपेक्षा यानी स्टील की अपेक्षा, स्टील भी लिख सकते हैं आप, सस्ता भी है। स्टील महंगा है और कॉपर उससे सस्ता है, इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी के टैंक का को क्या करते हैं, हम कॉपर से बनाते हैं। अगर हम कॉपर का नहीं बना के किसका बनाएंगे, इस्पात का बनाएंगे, तो इसमें हमारा एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ऊर्जा जो जिस चीज से गर्म करेंगे, चाहे आप मान लीजिए कोयला जला के कर रहे हैं, या आप मान लीजिए कि पेट्रोलियम जला के कर रहे हैं, टंकी को गर्म कर रहे हैं, तो टंकी मतलब एनर्जी ज्यादा वेस्ट करेगा, और एनर्जी मतलब वो जो है भाप तुलनात्मक कम बनेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के टंकी का इस्तेमाल करते हैं, इस्पात के टंकी का नहीं। समझ पा रहे हैं ना। तो वही चीज कहा कि कॉपर स्टील की अपेक्षा अधिक सुगम ताप पर सुचालक है, या इस्पात की अपेक्षा क्या होता है, सस्ता भी है, इस्पात से सस्ता है। इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए, ऊर्जा का वेस्टेज ना हो, ऊर्जा बर्बाद ना हो, इसलिए गर्म पानी की टैंक को किससे बनाते हैं, कॉपर से बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील या फिर इस्पात से नहीं बनाते। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, और इसके बाद का जो है अतिरिक्त प्रश्नोत्तर वो हम अगले दिन बनाते हैं, अगले दिन इसको तैयार करेंगे आपके साथ। तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ आप जरूर जुड़ेंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके 10th बोर्ड के, चाहे स्कूल के हो, चाहे कोचिंग के हो, चाहे आपके गांव समाज या फिर जहां से मोहल्ले से हो, जो भी 10th बोर्ड के बच्चे हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आंसर आप समझ रहे हैं मेरे साथ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल से तो जरूर जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो भी हमारे साथ अब तक जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ
जुड़े रहें, मैं आपका साथ कंटिन्यू देता रहूंगा। आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब बिल के साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।